Hello student, today we discuss about the X-ray diffraction from crystal structure। तो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे अगला प्रॉपर्टीज पढ़ना है हम लोगों को डायमंड का स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सरे का थोड़ा सा स्टडी करेंगे और उस स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर कैसे विजुअलाइज है या कैसे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें, उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होगा, कैसे होगा। तो ये टर्म एक्सप्लेन करते हैं एक ब्रैग्स लॉ। तो देखिए आप लोग, इसमें है एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। एक कंटेंट लेते हैं हम लोग, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ क्या होगा, ये कितने तरह से डिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए इसमें एक चीज सब लोग, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्यों होता है क्रिस्टल से। पहला तो क्वेश्चन यही एराइज होता है कि वाई एक्सरेज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल प्लेन या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्यों ऐसा होता है, क्यों ब्रैग्स फेमस हो गए इस स्ट्रक्चर को फाइंड करके और ब्रैग्स डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया कैसे। तो यहाँ पर हम लोग एक टर्म एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आप लोग नाम सुने हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है इसमें आप लोग कुछ नाम सुनते हैं जैसे कॉस्मिक रेज, उसी तरह से गामा रेज, इसी तरह से एक नाम आता है एक्स रेज, इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट रेज, इसी तरह विजिबल रेज, इंफ्रारेड, मान लीजिए कि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, टेलीविज़न वेव, मोबाइल वेव सब इसी में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हम लोग एक लॉजिक को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि एक्सरे का डिफ्रैक्शन ओरिजिन क्या है, कहाँ से पॉसिबल हुआ है, क्यों हुआ है। तो देखिए इसमें एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, एक रेंज है जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, वेवलेंथ रेंज होता है एक्सरे, और ये गामा रेज है। अगर हम लोग एक्सरे से मान लीजिए कि इसको हम लोग लेंगे तो इधर जाते हैं एक्सरे से तो वेवलेंथ घटता है, वेवलेंथ डिक्रीजेस। अगर इससे इधर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ कितना होगी। अब देखिए ये सब लोग पढ़े हैं एक्सरे का नाम सुनते आए हैं आप लोग, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। तो इसका जो वेवलेंथ होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से
100 एंगस्ट्राम के बीच में आती है। तो ये 100 एंगस्ट्राम के आसपास मिलती है, 1 से लेकर इस रेंज में रहती है। इसके बाद इधर का वेवलेंथ बहुत लार्ज होगा, इधर का वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगा। फ्रीक्वेंसी हाई होता है इधर, इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी लो होता है। तो अब देखिए जो लेम्डा है यहाँ पर, मान लीजिए कि लेम्डा का रेंज है 1 एंगस्ट्राम सपोज कीजिए, या 1.2 एंगस्ट्राम, कुछ भी है। 1 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम तक होती है। तो कुछ एक्सरेज जिनका वेवलेंथ 1 एंगस्ट्राम के आसपास हो, या कह सकते हैं कि 1.2 एंगस्ट्राम के रूप में हो, 100 एंगस्ट्राम से कम हो और इससे अधिक हो, तो इस रेंज में हम लोग वेवलेंथ लेते हैं। कुछ एक्सरे होगी सॉफ्ट एक्सरे जिसका वेवलेंथ लार्ज होगा, और हार्ड एक्सरे होती है जिसका वेवलेंथ स्मॉल होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होता है। तो ये होगा। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है एक्सरेज। तो ये सभी लोग पढ़े हैं कि एक्सरे का रेंज होता है, और एक्सरे क्या है, यहाँ पर इसका डिफ्रैक्शन समझना है। तो एक प्रॉपर्टी ये नोट करेंगे एक्सरे। अब हम लोग यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन देंगे। देखिए कल पढ़े थे इंटर प्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल्स। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल का मतलब है कि अगर कोई क्रिस्टल प्लेन है, ऐसे चल रहा है, मान लीजिए कि इसके बीच में एटम्स हैं, ये ऐसे जा रहा है, ये मिल रहा है, इतना भी दिखा सकते हैं। तो इसमें जो क्रिस्टल का इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, अगर एक प्लेन में ये क्रिस्टल है यहाँ पर ऐसे, दूसरा प्लेन है ये क्रिस्टल के व्यू से समझना है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्रिस्टल है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसी को डी से दिखाया गया था। इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो डी है, एच के लिया गया था, ये डी का यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए क्रिस्टल का जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है डी, ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 1.2 एंगस्ट्राम के आसपास रहता है। तो अगर एक एक्सरे यहाँ पर पड़े और दूसरी यहाँ पर पड़े, तो ये एक सिंगल स्लिट की तरह से काम करता है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको देखिए डी जो होगा विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट का मान लेते हैं चौड़ाई, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है लेम्डा ऑफ एक्सरेज, लेम्डा ऑफ एक्सरेज। अब देखिए एक चीज़, अगला चीज़ हम लोग ये कंसीडर करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल से क्यों होता है। तो यहाँ पर हम लोग दो सर्वे ले रहे हैं। एक एक्सरे की प्रॉपर्टीज है ये, और क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल में जो दो प्लेन होते हैं जैसे NaCl है, या रॉक साल्ट है, डायमंड है, निकिल है, कोई भी लिया जाए, तो इसका जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग आता है 1.2 एंगस्ट्राम के आसपास ही आता है। और इसमें से कुछ एक्सरे जो होती है, एक्सरे का रेंज है कि हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे, तो
तो जिसका वेवलेंथ 1.2 एंगस्ट्राम के आसपास हो उस एक्सरे को प्रोड्यूस करा करके और क्रिस्टल के अंदर पास कराया जाए तो क्रिस्टल जो प्लेन है, एटम है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। एटम भी स्फेरिकल होते हैं, हार्ड होते हैं, पॉइंट होते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ से ले लिए कि ये इसका वेवलेंथ इतना कम हो जाएगा कि वो क्रिस्टल के इंटरप्लेनर स्पेसिंग से टैली नहीं करेगा, और इनका वेवलेंथ इतना लार्ज हो जाएगा कि क्रिस्टल के इंटरप्लेनर स्पेसिंग से टैली नहीं करेगा। तो इस टैली न करने के वजह से इनका डिफ्रैक्शन क्रिस्टल प्लेन से नहीं होता है, इनका भी डिफ्रैक्शन क्रिस्टल प्लेन से नहीं होता है। अगर डिफ्रैक्शन के लिए सूटेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम क्रिस्टल तो वो है एक्सरे। एक्सरे का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो इंटरप्लेनरी स्पेसिंग है, अब यहाँ पर हम इंटरप्लेनरी स्पेसिंग और वेवलेंथ ऑफ एक्सरे की मैचिंग की बात क्यों करते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़े थे कि कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट होती है इज एक्सप्रेस्ड एज। देखिए ये हम लोग पढ़े थे कि जब दो स्लिट है, ऐसे स्लिट की चौड़ाई है कुछ न कुछ, स्लिट है ये, तो इस स्लिट की चौड़ाई को हम लोग दिखाते थे ए से या ई से, और इस पर जो लाइट जा रही थी, डिफ्रैक्शन के लिए जो लाइट दी जाती थी, स्लिट है, और जिस लाइट का डिफ्रैक्शन करना होता है उसका वेवलेंथ है। तो ये स्लिट की चौड़ाई है यहाँ पर। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ई, या इसी को डी से भी शो कर सकते हैं। तो ये लेंथ होता है ई या डी या ए से दिखाते थे, किसी भी सिंबल से दिखा सकते हैं इसको। और इसकी वैल्यू ये पढ़े थे आप लोग, ये अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए लेमडा के। तो कंडीशन होता था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए विथ ऑफ स्लिट, और ये स्लिट कितना ले लें, डी। तो इसमें आप लोग पढ़ते थे कि एक रेज यहाँ पर जा रही थी और डिफ्रैक्ट होकर जा रही थी, दूसरी रेज यहाँ से डिफ्रैक्ट होकर जा रही थी, लेंस होता था, सुपर इम्पोज होकर के फ्रिंज बनाती थी, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो ये क्यों हम लोग एक्सरे लेते हैं, इसका लॉजिक यही है कि जो डिफ्रैक्शन की क्राइटेरिया होती है, उस डिफ्रैक्शन क्राइटेरिया में क्रिस्टल है और इसका जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, यही है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसी को हम लोग विथ लेते हैं। जैसे एक एक्सरे यहाँ पर पड़ेगी और दूसरी एक्सरे यहाँ पर पड़ेगी, जिसका डायग्राम हम लोग लेंगे, डिफ्रैक्शन होगा यहाँ से, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन डी है, वह सेपरेशन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के साथ मैच करता है, और इस मैचिंग के कारण जो डिफ्रैक्शन की कंडीशन है वो फुलफिल होती है
और इसी वजह से क्रिस्टल से एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है, बाकी रेज का नहीं होता है। ये एक बहुत बड़े प्रश्न का आंसर है कि एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्यों क्रिस्टल से ही कराया जाता है, क्यों नहीं ग्लास शीट से कराया जाता है, यस कोई दूसरी स्लिट बनाकर करते हैं, तो ये इसका वजह है। तो देखिए यहाँ पर एक लॉजिक मिलेगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन जो कुछ बताया गया उसका कंक्लूजन है, देखिए आप लोग कि वाई एक्सरेज diffracted from crystals। कंक्लूजन में हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इसमें हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वाई एक्सरे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल। तो इसका रीजन यही है, देखिए इट्स रीजन इज देखिए वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज matched to the interplanar spacing of crystal। इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल, ये डी, इसकी वैल्यू 1.2 एंगस्ट्रॉम आसपास आती है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल ये लॉजिक है, दैट इज, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज क्रिस्टल इज suitable for एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो इसमें इट्स रीजन है कि ये एक्सरे के लिए सूटेबल है, क्यों है, क्योंकि डिफ्रैक्शन के कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। अब दूसरा है अगेन नेक्स्ट रीजन इज, जो दूसरा रीजन है, देखिए आप लोग, नेक्स्ट रीजन इज एक्सरे is not absorbed by the crystals, so intensity of diffraction pattern is remains high तो देखिए एक्सरे की इंटेंसिटी जो होगी, क्रिस्टल एब्जॉर्ब नहीं करता है, डिफ्रैक्ट कर देता है, यह क्रिस्टल से ये पास हो जाएगी एक्सरेज, तो इसकी इंटेंसिटी हाई मिलती है, इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। जैसे आप एक्सरे कराते हैं किसी क्रिस्टल का, मतलब हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी क्या है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, इस तरह के एलिमेंट से बनी हुई है, तो डिजॉल्व होती है। जैसे आप किसी चीज़ को पिघलाना होता है तो नमक का यूज कर देते हैं, नमक डाल देने से कोई चीज़ पिघलने लगती है, डिजॉल्व होने लगेगा उसका क्रिस्टल एटम। तो वहाँ पर क्रिस्टल है,
और एक्सरे क्रिस्टल में ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती है, ये पाया जाता है। तो क्या कारण है कि क्रिस्टल से ही एक्सरे को डिफ्रैक्ट कराया जाता है? तो ये मूलभूत उसका रीजन है जिसको हम लोग ऑब्जर्व किए और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हमारा जो इसका एप्लीकेशन है कि ब्रैग्स ने इक्वेशन एक्सरे डिफ्रैक्शन कैसे कराया और इसका यूज कैसे करना है, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ये रीजन हो गया क्यों हम लोग इसका यूज करेंगे। अब डिफ्रैक्शन ही कराया जाता है, जैसे मान लीजिए कि अभी चर्चा किया गया कि आपका एक क्रिस्टल है, आपका कोई हड्डी है, तो क्रिस्टल के रूप में उसमें एटम्स बने हुए हैं। अगर एक किसी चीज़ की हड्डी लेते हैं, इस पर कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है, तो यहाँ पर जो एक्सरे डाली जाएगी जब आपके हड्डी में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो ये एक्सरे जाएगी ऐसे और कुछ सीधे पार करेगी, कुछ डिफ्रैक्ट होकर के जाएगी ऐसे और फ्रिंज बनाएगी, कहीं ना कहीं लेंस रहता है ऐसे। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़े हैं, तो स्क्रीन भी मिलता है आपको एक्सरे का, कहीं ना कहीं ये इमेज बनाएगी ऐसे, तो ये आपको मिलेगी ऐसे, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा इंटेंसिटी का। तो ये क्रिस्टल सही है। अगर इसमें कहीं पर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, डिस्टरबेंस आ गया, तो उस डिस्टरबेंस के कारण ये जो यूनिफॉर्म फ्रिंज बनेगी अब वो डिफरेंट आने लगेगी, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग आएगा। तो वहाँ पर इंडिकेट करती है मशीन या डॉक्टर बताता है कि यहाँ पर क्रैक है, इस पोर्शन में दोष है, ये आइडेंटिफिकेशन बॉडी से डिफर मिल रहा है, तो डिफ्रैक्शन ही होता है एक्सरे का। तो क्रिस्टल का मीनिंग है कि आइडेंटिकल लेयर्स होंगी, एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिपीटेड होगा, तो ये सब प्रॉपर्टीज है एक्सरे का डिफ्रैक्शन। अब क्रिस्टल में क्या होगा, जैसे आपको कोई क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, तो आप किस चीज़ से देखेंगे उसको, क्या करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर मशीन तो नहीं पढ़ना है, लेकिन एक्सरे का डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ, एप्लीकेशंस, एक्सरे कितने मेथड से डिफ्रैक्ट कराई जाती है, क्यों करा करके हम लोग क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को मेजर करते हैं, ये फाइंड करते हैं। अब देखिए नाउ इसमें हम लोग लेंगे, अब एक टर्म पहले ले लें। इन 1912-13 W.H. ब्रैग एंड हिज सन, उनका बेटा एक थे जिनका नाम था W.L. ब्रैग, दैट इज, इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ब्रैग्स फैमिली। Firstly introduce the diffraction pattern of X-ray through a crystal and observe the internal structure of different
crystals like HCP, hexagonal closed packing, diamond FCC, NaCl, ZnS, रॉक साल्ट ETC, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है। आपकी जो बोन्स है बॉडी की, उसका भी एक्सरे या कहीं मांस जम जाता है, तो ये सब चीज़ें बाद में अप्लाई करके फाइंड होने लगी। लेकिन पहला जो इंट्रोडक्शन था ब्रैग्स का एक्सरे से क्यों लिया गया, ये हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं ETC। अब देखिए, टू डिस्क्राइब द ब्रैग्स एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, we consider following diagram। अब देखिए, इसमें एक डायग्राम हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल प्लेन है, ऐसे कितना भी प्लेन दिखा सकते हैं, क्रिस्टल है। अब देखिए, इसमें मान लीजिए कि एक प्लेन है ये, या सीधे हम लोग एटम को ही दिखा देते हैं ऐसे। क्रिस्टल है तो उसमें एटम डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऐसे। अब ये एक प्लेन में होगा, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस d है, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब कोई एक्सरे मान लीजिए कि इस पर आ रही है, एक्सरे ऐसे, एक्सरे आ रही है कहीं से, दूसरी एक्सरे इसमें भी आ रही है इस तरह से। एक्सरे यहाँ पर सपोज कीजिए, एक्सरे ट्यूब है, सोर्स है, यहाँ से ये सब रेज जा रही है ऐसे। क्रिस्टल है ये, कोई भी क्रिस्टल हम लोग मान सकते हैं कि ये क्रिस्टल प्लेन है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये। और ये इसके एटम्स हैं और खाली स्थान है, तो एटम ही रिजिड होते हैं क्रिस्टल में। यहाँ से डिफ्रैक्ट होकर के रेज यहाँ से किसी एंगल पर सपोज कीजिए जा रही है, ये भी डिफ्रैक्ट होकर के यहाँ से इससे जा रही है ऐसे। तो यहाँ पर एक
ये पोर्शन मान लीजिए बन रहा है। अब ये दोनों रेज ऐसे डिफ्रैक्ट होकर के जा रही है। तो ये वेव है, ऐसे चल रही है, मान लीजिए जा रही है यहाँ। तो ये दोनों को कहीं पर मिलाने के लिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़े आप लोग कि पैरेलल रेज हो जाएगी। तो इसको हम लोग एक पॉइंट पर फोकस करा करके इमेज बना लेते हैं। तो ये स्क्रीन होगा और ये लेंस होगा, ये क्रिस्टल होगा, एक्सरे इंसिडेंट होगी। तो यहीं से एक्सरे जा रही है, इस पर डिफ्रैक्ट हो रही है। अब देखिए इसका पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो ये रेज कम डिस्टेंस पर आ रही है, कम डिस्टेंस पर जा रही है। तो इसे एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं इस पर, और इसे एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। इसको मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, सी है, डी है। ये एंगल कितना ले लेंगे? थीटा। थीटा सिमिलर होगा इस तरह से। अब यहाँ से इस रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा ये हम लोग फाइंड करते हैं। इस पर नॉर्मल ऐसे ड्रा करते हैं। तो यहाँ से ऐसे ले लीजिए इसको थीटा, इसे एक नॉर्मल ड्रा कर दीजिए और इसको ले लीजिए थीटा। उसी तरह से ये डिफ्रैक्शन के बाद एक अधिक डिस्टेंस चल रही है और एक कम चल रही है। तो इसको भी थीटा डी सी मान लीजिए। पाथ डिफरेंस फाइंड किया जाता है कितना होगा। तो इंसिडेंट रे का पाथ सेम होगा, इतना डिफरेंट होगी, और डिफ्रैक्टेड रेज का पाथ सेम होगा, इतना डिफर होगी। पाथ डिफरेंस पढ़े ऑप्टिक्स में क्या है। तो एक्सरे के केस में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है हम लोगों को। देखिए ब्रैग्स लॉ, अब हम लोग इसमें मान लेंगे कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू successive X-rays will be find as, देखिए अगर हम लोग एक ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ABC, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा BC अपान AB। तो यहाँ से BC ही डिफरेंस है दोनों के इंसिडेंट पाथ में। तो BC की वैल्यू होगी AB साइन थीटा। अब AB D है, क्रिस्टल का इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, हार्ड एटम ही ऑब्स्टेकल का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा BC। अब इन ट्राइंगल ABD, इसमें भी साइन थीटा निकाल देंगे। तो ये थीटा है इस ट्राइंगल में, BD अपान AB। तो यहाँ से BD इक्वल टू मिलेगा AB साइन थीटा, या ये हो गया D साइन थीटा। तो ये मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए टोटल पाथ डिफरेंस, यहाँ तक दोनों का सेम डिस्टेंस है, यहाँ से सेम डिस्टेंस है, ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है। तो दोनों का सम पाथ डिफरेंस बताएगा दोनों रेज के बीच में। तो BC और BD काउंट किया गया है।
तो हम लोग इसको ले लेंगे टोटल पाथ डिफरेंस total path difference is delta equal to BC plus BD equal to D sin theta plus D sin theta equal to 2D sin theta, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है बिटवीन टू रेज। अब देखिए, सिंस फ्राउनहोफर, नाम सुने आप लोग, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट इज सेटिस्फाई, वही सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दो के बीच में ही है, दोनों का डिस्टेंस है। सेटिस्फाई सो फॉर मैक्सिमा स्टैंडर्ड पाथ डिफरेंस विल बी, स्टैंडर्ड जो पाथ डिफरेंस होता है इसका, वो देखिए मिलेगा डेल्टा इक्वल टू एन लेमडा, फर्स्ट आर्डर सेकेंड आर्डर, जीरो रहता है तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है। तो एन इक्वल टू 1 2 3 होगा, फर्स्ट आर्डर सेकेंड आर्डर, दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मिलेगा 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। अब यहाँ से एक फार्मूला होता है 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, इसी को कहा जाता है ब्रैग्स इक्वेशन। तो ये इतना है, दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन का ये ब्रैग्स इक्वेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ से एक हम लोगों को रूट निकलेगा या रास्ता मिलेगा कि अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को कैसे फिजिकल वे में हम समझाएंगे या समझेंगे, एक ये रास्ता मिलेगा। और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप लोग पढ़े कि डी मिलर इंडिसेस के टर्म में फाइंड किया गया है। इन द टर्म ऑफ मिलर इंडिसेस, इक्वेशन 3 विल बी, तो 2D और इसको लिख देते हैं H के L साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, इतना भी लिख देते हैं। तो इसकी अब अगली प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपका प्रीवियस जो नॉलेज है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, उससे इसको कैसे कॉन्टेक्ट में लाया गया या उसी के साथ मैच कराया गया, क्यों इसको सिंगल स्लिट कहा जाएगा, उसकी कंडीशन क्या है, इससे जो इक्वेशन मिला। अब ये इक्वेशन में थीटा ग्लांसिंग एंगल होता है या डिफ्रैक्शन एंगल कह सकते हैं। एन आर्डर ऑफ फ्रिंज होता है, फर्स्ट आर्डर सेकेंड आर्डर, जीरो आर्डर पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो इसमें जीरो आर्डर कोई नहीं है, क्रिस्टल है। तो यहाँ से हम लोग
डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है क्रिस्टल के दो सक्सेसिव प्लेन के बीच की दूरी या दो एटम के बीच की दूरी जो ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, और इसी से डिफ्रैक्शन होगा। तो ये डिफ्रैक्शन का इक्वेशन मिलर इंडिसेस के टर्म में लाउ स्पार्ट, पाउडर क्रिस्टल मेथड, रोटेशन मेथड, कई तरह से डिफ्रैक्शन कराया जाता है। तो ये सब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आगे। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर निकाला जाता है एक्सरे से, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और रेसिप्रोकल लैटिस, फर्मी का कंसेप्ट है, रेसिप्रोकल लैटिस है, बहुत सारे रिजल्ट इसमें से निकलते हैं। तो ब्रैग्स के ही कई कंडीशंस है, इक्वेशन है, इवाल्व कंस्ट्रक्शन है क्रिस्टल का। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से जो हम हमारे सिलेबस में है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एक लेवल तक इसको सीखेंगे कि कैसे रिजल्ट ये आ रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसके आगे अगले लेक्चर में प्रॉपर्टी लिया जाएगा कि अगला लेक्चर क्या है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।